हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनंत है और आज आप मेरे साथ बायोस्ट्री पर साइंस क्लास 9 के चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसके बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके शुरुआत के 5 पेज को पढ़ लिया था और अब इसको आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। आगे शुरुआत करने से पहले पिछले क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स is made up of material which scientists have named matter। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि मैटर की बात कर रहा है। तो भैया आपसे पूछ सकता है या आपको जानना भी चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो इसलिए मैटर का डेफिनेशन आपको आना चाहिए और इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। मतलब ये है कि हम लोग इस यूनिवर्स में जितना भी चीज़ देखते हैं उसको साइंटिस्ट ने बताया कि वो जितना भी चीज़ है वो किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है और उन्होंने ही इस मटेरियल का नाम दे दिया मैटर। उसके बाद दूसरा चीज़ है पंच तत्व। पंच तत्व क्या है? पंच तत्व कहने का मतलब ये है कि जितना भी चीज़ बना हुआ है, तो फिर ये क्वेश्चन उठा कि वो सब चीज़ आखिर बना कैसे है। तो ये देखा गया कि वो केवल 5 चीज़ से बना हुआ है, जिसको भी बोलते हैं 5 बेसिक एलिमेंट। जैसे कि हवा, मिट्टी, अग्नि, वायु, आसमान, आकाश और जल। इन्हीं चीज़ों से ये पंच तत्व इनको कहा जाता है। इन्हीं चीज़ों से जितने भी चीज़ हैं वो बने हुए हैं और उस चीज़ है क्या? वो है मैटर। एक चीज़ को याद रखना है कि मैटर जो है कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास है या मास है और वॉल्यूम है। दूसरा चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है। मास यानी कि मैंडेटरी है, उसके पास मास होना चाहिए। वह स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए यानी कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी चीज़ है तो वो मैटर है। कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ था, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। इसमें ये बताया गया एग्जाम्पल में कि बड़ा सा बड़ा और छोटा से छोटा हर चीज़ जो है वो मैटर है। उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। तो पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जिसमें पता चलता है कि जितने भी मैटर हैं यहाँ पर वो किसी ना किसी चीज़ से बने हुए हैं। तो उस जो छोटा छोटा चीज़ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। अब इसमें दो चीज़ आया था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और पार्टिकुलेट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आया था, लेकिन फाइनली रिजल्ट ये आता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल है। मैटर कंटिन्यूस भी हो सकता है, मैटर पार्टिकल जैसा भी हो सकता है। उसके बाद जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि पानी में हम लोगों ने नमक मिला दिया, तो देखा वो इजीली जाकर के घुल गया। इसका जो एक्सपेरिमेंट है कि एक पानी का बीकर लिए 100 ml का, उसमें 50 ml पानी डाल दिए और उस जगह को मार्क कर दिए। उसके बाद उसमें नमक डाले तो देखे कि पानी का लेवल बढ़ा नहीं। इसका मतलब नमक अपने पार्टिकल्स में टूट गया और वॉइड्स में जाकर के बैठ गया। और वॉइड्स क्या है ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी चीज़ किसी ना किसी एटम से बनी हुई है। जैसे कि नमक है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो वो Na और Cl के एटम से बनी हुई है। तो जब वो मिलते हैं ना तो बीच में कुछ स्पेसेस बच जाती हैं, तो उन स्पेसेस को वॉइड्स बोलते हैं। और पानी के साथ भी यही होता है, पानी भी H2O का बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। तो उनके बीच में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ वॉइड्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में कुछ जगह बच जाता है जिसको कि वॉइड्स बोलते हैं। और पानी में जब नमक गया तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया और वो अपने अपने उसी वॉइड्स में जाकर के बैठ जाता है, यानी कि उसमें जाकर के मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि ये आखिर मैटर कितने छोटे हो सकते हैं। इसका सीधा आंसर बता दें कि मैटर हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे हो सकते हैं। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं मैटर उतने छोटे हो सकते हैं। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि हम लोग एक 100 ml का पानी लिए, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिए, फिर उससे थोड़ा सा 10 ml पानी लिए, फिर उसमें दूसरे साफ पानी में डाले, फिर 10 ml लिए, फिर साफ पानी में डाल दिए, फिर 10 ml लिए, फिर साफ पानी में डाल दिए। तो ये देखने मिला कि जितना बार भी हम लोगों ने ऐसा किया उतना बार पानी जो है थोड़ा पर्पल कलर का हो गया। यानी कि मैट जो ये था पार्टिकल में पोटेशियम पर मैग्नेट अपने पार्टिकल में जाकर के टूट गया।
इसमें यही सीधा सीधा दर्शाया गया है कि इतना छोटा हो सकता है जितना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ भी है कहीं पे, बताते हैं अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सही बात है। आगे देखें, बोला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब वो जो पार्टिकल मिला था, मैटर था, जो कि हम लोगों के इमेजिनेशन से भी छोटा था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे। तो कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जितने भी मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं। इन्हीं स्पेसेस को वॉइड्स बोलते हैं। ये आगे जाके आप लोगों को सीखना है, इसलिए अभी ही जान जाइए कि जितने भी स्पेसेस पार्टिकल के बीच में पाए जाते हैं ना, उनको वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें, आप कोई एक्टिविटी दिया हुआ है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हाँ, ये तो सीधा समझ में आता है कि जो मैटर है वो नॉर्मली कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे पानी है, तो पानी जब हम लोग फ्लो कर देते हैं तो वो बह जाता है, वो रुकता तो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उसका एक छोटा छोटा जो पार्टिकल है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो फ्लो कर रहा है। यानी कि एक मैटर का जो भी पार्टिकल होता है वो तो अपने इमेजिनेशन का भी छोटा होता है, इमेजिनेशन से भी छोटा होता है, वो कंटिन्यूसली मूव भी कर रहा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इनको मैंने पिछले क्लास में कवर अप किया था, तो वो क्लास आप लोग लगा लें तो अच्छा रहेगा। जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें तो अच्छा रहेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा यानी कि उन लोगों के जो पार्टिकल है उनके पास एनर्जी मिल रही है। उनको एनर्जी अब किस फॉर्म में मिलेगी? एनर्जी उनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। अब एक चीज़ मैंने पिछले क्लास में डिफाइन किया था, फिर इस क्लास में कर देता हूँ कि इस दुनिया में जितना भी चीज़ है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके पास एनर्जी है। वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक हो, ट्रांसलूसेंट हो, कोई मतलब नहीं है। अगर वो चीज़ प्रेजेंट है दुनिया में तो उसके पास एनर्जी है। अब उसके पास एनर्जी किस फॉर्म में है? तो एनर्जी के दो ही फॉर्म होते हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मतलब रेस्ट पर नहीं है, मोशन में है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर वो रेस्ट पर है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हीट मिलती है, हीट एनर्जी बढ़ती है। हीट एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन जो भी पार्टिकल है उसके पास अब ऑटोमेटिकली उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो वो क्या होगा, ज़्यादा तेज मोशन करेगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो इजीली किसी भी जगह पे मिक्स हो सकता है, कहीं पर फ्लो कर सकता है। नॉर्मल यही बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। एक और चीज़ कहा है कि यहाँ पे दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल। इन्हीं स्पेसेस को वॉइड्स बोलते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो चीज़ को हम लोग मिलाते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वही चीज़ है कि हीट करने पे उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो वो इसलिए डिफ्यूज कर रहा है। इनफैक्ट फास्टर रेट पे वो डिफ्यूज कर रहा है। डिफ्यूज यानी कि मिक्स हो रहा है आपस में। ठीक है, आगे देखें। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कुछ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है। अच्छा, आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं या जिस जगह पे भी बैठे हैं, वो कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये टूट क्यों नहीं जाता है अपने से? कुछ एक फोर्स लगाते हैं तभी क्यों टूटता है? उसका रीज़न है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली उसके एक एक पार्टिकल के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो उसको टूटने नहीं देता है, वो उसको एकदम कस के पकड़ के रखता है। लेकिन आप जब फोर्स उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा लगाते हैं तो वो टूट जाता है।
बस यही है। फिर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगा, इसके लिए अभी आप निश्चिंत रहें। आगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और तीसरा नीचे दिया हुआ होगा गैसेस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, जिनको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें इन तीनों के सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए होंगे। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, ये सारी चीज़ मैंने लास्ट क्लास में कवर कर चुका है। आगे आज यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे आज देखेंगे पेज नंबर 6 से। एक मिनट, लोड हो रहा। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आया कि हम लोगों ने 3 स्टेट्स तो पढ़ लिए, हमारे 3 स्टेट्स से सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कैन मैटर चेंज इट स्टेट, यानी कि मैटर भैया 3 स्टेट्स में तो मिल रहा है हमको, सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, गैसेस स्टेट में मिल रहा है। तो क्या सॉलिड स्टेट में जो मैटर मिलता है उसको हम लोग लिक्विड स्टेट में बना सकते हैं, या लिक्विड स्टेट में मिल रहा है उसको गैसेस स्टेट, या गैसेस में जो मिल रहा है उसको लिक्विड या सॉलिड, कुछ मतलब चेंज कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। इसका छोटा सा एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि आइस, उसको छोड़ दे तो वो सॉलिड होता है, आइस छोड़ दे तो वो लिक्विड बन जाता है, वाटर बन जाता है। और उसको आगे देखें तो केरोसिन का गोला आता है, क्या बोलते हैं उसको, कपूर का एक गोला आता है जो पूजा में चढ़ता है, वो क्या होता है, वो पिघलता नहीं, वो सॉलिड में, सॉलिड से सीधा गैस भी बन गया, सॉलिड से वो सीधा उड़ जाता है, हवा में चल जाता है। या फिनाइल की गोलियां आती हैं, वो सीधा उड़ जाती हैं। तो क्या होता है, सॉलिड से गैस भी बन रहा है और सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अब बुक में क्या लिखा हो वो पढ़ते हैं। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter: solid as ice, liquid as familiar water and gases as water vapor। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में हम लोगों को मिलता है। सॉलिड स्टेट कौन सा है उसका, आइस है, लिक्विड जो है वो वाटर है, और गैस वाटर वेपर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज। पूछा कि ये जो चेंज हो रहा है तो इनके बीच में क्या होता है, मैटर में ऐसा क्या हो रहा है जो ऐसा चेंज आ जा रहा है। तो व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। तो वही क्वेश्चन है, कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो आपको बताएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्टिविटीज़ देखें। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से सॉलिड, आइस जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन वो लिक्विड या गैस क्यों बन जाता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है सॉलिड से लिक्विड बना, और टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड से गैस बन जाता है। तो आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.12। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड इन अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज इन फिगर। कुछ नहीं करना, एक बीकर लेना है, थर्मामीटर लेना है, और उसका जो पॉइंट होता है ना, पिन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसको हम लोगों को डाल देना है। ठीक है, मतलब ताकि हम उसका टेम्परेचर नाप सकें। और ये एक स्टैंड है, स्टैंड ले लेना है, और ये बर्नर लेना है जिससे कि हम लोग उसको हीट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हीट किए तो क्या हुआ कि आइस था, यहाँ पे देखिए ये वाले फोटो में, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये आइस है, और यहाँ पे ये पानी बन गया। तो आइस से वाटर बन रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है टेम्परेचर बनाने पे। अगले मतलब अगले पार्ट में दिखेगा कि वो गैस भी बन जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग उसको हीट करते जाएंगे वो लिक्विड से गैस बन जाएगा, यानी कि वहाँ पर चेंजेस आ रही है।
आगे देखें, start heating the beaker on low flame, note the temperature when the ice start melting। हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को बीकर को लो फ्लेम में हीट करना है। उसके बाद टेम्परेचर जो है आइस का वो देखा जाएगा कि मेल्ट करने लगेगा, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आइस मेल्ट करने लगेगा। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। आप लोगों को ये नोट करना है कि आइस किस टेम्परेचर पे जाकर के मेल्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब आइस जो बर्फ है वो किस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू किया है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। हम लोगों को पहला चीज ये करना है कि बीकर लेना है, उसको लो फ्लेम में डाल देना है। उसके बाद हम लोगों को उस टेम्परेचर नोट करना है जब आइस पहला बार मेल्ट करना शुरू करेगा। उसके बाद हम लोगों को टेम्परेचर नोट करना है जब पूरा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में उसको रिकॉर्ड करना है, यानी कि किसी कॉपी पे लिख देना है कि इस टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हुआ, इस टेम्परेचर पे पूरा पिघल गया। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टीयरिंग टिल वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब उसको मिलाते रहना है जब तक वो बॉईल करना शुरू न कर जाए, तब तक उसको स्टिर करते रहना है। स्टिर करने का मतलब क्या, उसको मिलाते रहना है। ठीक है, आगे कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर लिक्विड से वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो वाटर जैसे वेपर बन रहा है वो हम लोगों को उसको ध्यान रखना है कि अपना आग ध्यान उसी पे लगाए रखना है कि इस टेम्परेचर पे वाटर जो है अब वेपर बनना शुरू किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट एंड इनटू गैसेस स्टेट। ये सब रिकॉर्ड करना आपको पता चलेगा कि किस स्टेट में कैसे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब टेम्परेचर हम लोगों ने सॉलिड यानी कि आइस का बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, यानी कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर एक एनर्जी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना यानी कि एनर्जी का सोर्स है। टेम्परेचर बढ़ाना यानी कि हीट एनर्जी मिल रहा है उसको। जो जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ा उसको एनर्जी मिला। कौन सा एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला। काइनेटिक एनर्जी मिलते जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू किए। वाइब्रेट यानी कि उनका मोशन, वो मोशन देना शुरू कर दिया, मोशन में आ गए। और मोशन में थोड़ा मोड़ा स्पीड में नहीं, हाई स्पीड में मोशन में आ गए। तो जिसके वजह से क्या हुआ, द एनर्जी सप्लाइड टू हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे ये देखा गया कि मैंने आपको बताया था सॉलिड पे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं तो वो नहीं टूटता है, लेकिन जब जोर से मारते हैं तो कोई भी सॉलिड टूट जाता है। एक टेबल है, उसको हम लोग हाथ से मारेंगे तो ना टूटे, लेकिन हथौड़ा से मारते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम उसके पार्टिकल्स को अलग करना चाहते हैं। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वैसे ही क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो एनर्जी उसको ओवरकम कर लेता है, यानी कि उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए उसको तोड़ लेता है। जैसे तोड़ता है, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। पार्टिकल अपना पोजीशन छोड़ देते हैं और इसलिए मूव करना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा मोड़ा मूव करते हैं यानी कि लिक्विड स्टेट में आ गए, और ज़्यादा मूव किए तो गैसेस स्टेट में आ गए। A stage reached when the solid melt and is converted into liquid. The minimum temperature at which a solid melts and become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। फिर इंपॉर्टेंट लाइन आ गई आप लोगों के पास, भैया मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं। उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जब मिनिमम टेम्परेचर हम लोगों ने किसी सॉलिड को दिया और वो मेल्ट होकर के लिक्विड बन गया है। लिक्विड यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो लिक्विड बन गया, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि एक सॉलिड पिघल करके लिक्विड बन जा रहा है और प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। हाँ, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी कि किसी सॉलिड का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उस सॉलिड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। स्ट्रेंथ किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, आगे देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। इसका मतलब आगे समझ में आएगा, बस इतना समझ जाइए कि ये एक टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। जैसे कि हम लोग सेल्सियस में बात करते हैं, फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, उसी तरह यहाँ पे केल्विन में बात हो रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो 273 केल्विन है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट करना शुरू करता है। द प्रोसेस of melting the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is called fusion। यानी कि फ्यूजन, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन वो होता है जब सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बनता है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब सॉलिड मेल्ट किया तो इसका टेम्परेचर तो सेम रहा, तो यहाँ पे हीट एनर्जी कहाँ गया? हीट एनर्जी कहाँ गया? हीट एनर्जी ही तो भैया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आया था, जिसके वजह से वो मूव करना शुरू किया था। समझ में आया? उसका हीट एनर्जी था जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया, जिसकी वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाया। यहाँ पे था ना, कहीं पे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं लिखा हुआ था, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाया, उसके बाद वो फ्लो किया। उसके बाद आगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till the ice melt। क्या कह रहा है कि तुमने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया था तो टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो तो नहीं बदला। यानी कि बर्फ को मैंने एक कटोरे में रख दिया तो वो पिघल के पानी बन गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा वर्ल्ड में गर्मी बढ़ गया या कुछ हो गया, ये मतलब थोड़ी हुआ। This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply the heat। The heat gets up into changing the, वही होगा काइनेटिक एनर्जी। देखें क्या है, changing the state by overcoming the force of attraction between the particle। वही चीज लिखा हुआ है कि उसका जो हीट एनर्जी था वो ओवर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में मददगार रहा। As the heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of beaker and is known as latent heat। Important है, latent heat किसको बोलते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो इसको बताते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, देखो लेटेंट हीट क्या होता है। हीट एनर्जी, हम लोग ना आइसक्रीम जब खाते हैं तो आइसक्रीम खाने के बाद ही हम लोगों को पसीना आने लगता है। आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, वो आइसक्रीम नहीं जो बर्फ़ वाला आइसक्रीम आता था, वो जब हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को पसीना आने लगता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है लेटेंट हीट। आइसक्रीम जो बर्फ़ है वो तो सॉलिड है, और हर सॉलिड के अंदर अपना कुछ ना कुछ गर्मी रहता है, जिसको मतलब वो अपना गर्मी स्टोर करके रखता है, तो उसी गर्मी को लेटेंट हीट बोलते हैं। और जैसे ही हम लोग उसको खाते हैं तो फिर वो लेटेंट हीट टूट जाता है और वो फिर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड जो है वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलता है। तो 1 kg सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अपने ही मेल्टिंग पॉइंट में, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। आगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आया कि 1 kg सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन किसको बोलते थे? सॉलिड कन्वर्जन इनटू लिक्विड। और लेटेंट हीट किसको बोलते थे? इनर हीट, यानी कि हिडन हीट, ठीक है, उसको लेटेंट हीट बोलते थे। सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो पार्टिकल जो होता है वाटर का
0 डिग्री सेल्सियस पे वो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है। किसके कंपेरिजन में? आइस के। मतलब एक ही टेम्परेचर पे अगर आइस दे दिया जाए आपको और एक 0 डिग्री सेल्सियस वाले मतलब उस पर पिघला हुआ पानी दे दिया, मतलब पिघला हुआ बर्फ यानी कि पानी दे दिया जाए, तो दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे तो पानी का एनर्जी जो है वो आइस से ज़्यादा होगा। ठीक है। वेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग। जब हम लोग हीट एनर्जी डालते हैं वाटर में तो उसका पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, इवन मोर फास्टर रेट से मूव करता है, स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन temperature, a point reached when the particle have enough energy to break free from forces of attraction to each other. At the temperature liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling, the atmospheric pressure is known as its boiling point. क्या कह रहा है इसमें कि सॉलिड है, मतलब कि मान लीजिए बर्फ है, उसके पास लैटेंट हीट है, वो जैसे ही रिलीज हुआ तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मार दिया और वो लिक्विड बन गया। लिक्विड में भी सेम उसका जो लेटेंट हीट है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मार दिया तो वो गैस बन गया। अगर हम बॉयल कर देंगे तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करेंगे जो कि लेटेंट हीट को मदद करेगा सॉलिड या लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए और दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। और अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लेटेंट हीट को डिप्रेस्ड कर देगा, भाई तो रुक, और इसको वापस से पानी से बर्फ, पानी से गैस से पानी बनने थे, पानी से बर्फ बनने थे। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पे लिक्विड, जहाँ पे सॉलिड मेल्ट करना शुरू करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पे लिक्विड बॉयल करना शुरू करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग बल्क फेनोमेनन। बल्क फेनोमेनन मतलब क्या? अकेले में बॉइलिंग नहीं होता है कि भैया एक पार्टिकल ले लिए उसको बॉयल कर लिए, बहुत सारे पार्टिकल मिलते हैं तो बॉइलिंग का फेनोमेना स्टार्ट होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेट एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। बल्क में क्या होता है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी मिलता है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन, 273.150 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 प्लस 100 यानी कि 373.15 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है। कैन यू डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? डू इट सेम द वे वी हैव टू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Particle in a steam that is water vapors at 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम लाइन जो ऊपर लिखा हुआ था वही लाइन है कि जो वाटर वेपर होता है ना, एक ही टेम्परेचर पे मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा लिक्विड से। ठीक है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों होगा? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा हीट आ गया। किस फॉर्म में? फॉर्म है उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सॉलिड हीट करने से लिक्विड, हीट करने से गैस, गैस कूल करने से लिक्विड, कूल करने से सॉलिड। ठीक है, आगे चले। अब जो यहाँ क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्वेश्चन बताते हैं? आ गया क्वेश्चन। यार पेज अप करने में ना इसका हालत खराब हो जाता है। एक मिनट, ये रहा। कैन मैटर, अरे यार भाई सही से काम कर, ये वाला क्वेश्चन है। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर पाता है? तो इसका आंसर अब जाकर के मिला है, नीचे जाते हैं, वही उसका आंसर था। ये रहा उसका आंसर। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट जो है मैटर का वो चेंज हो जाता है। ठीक है। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस change the state from solid to liquid and from liquid to gas on application of
heat, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. यही चीज मैंने बताया था, कपूर का दाना या फिनाइल की गोली, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चल जाती है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। इस प्रोसेस को बता देता हूँ क्या बोलता है, बुक में दिया है कि नहीं आगे नहीं पता, बट अभी तक तो नहीं आया। उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होकर के नहीं सीधा गैस में चेंज होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे अब एक्टिविटी 1.3। अच्छा, आ गया आपका अमोनियम क्लोराइड। ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना भी है केमिस्ट्री लैब में। टेक सम कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर के दाने, या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। क्रश इट एंड पुट इनटू चाइना डिश, चाइना डिश यानी कि किसी छोटे से प्लेट में उसको हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, पुट अ कॉटन, उस पर देखो कॉटन रख लिया। ठीक है, ये रहा कॉटन, ये रहा तुम्हारा यहाँ पे जो है चाइना डिश में पड़ा हुआ है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे कॉटन से उसको, इस फनल को हम लोगों ने ढक दिया, नीचे से हीट किया। अब देखेंगे यहाँ लिक्विड नहीं बना, बनना चाहिए था ना भाई, पानी बनना चाहिए था। हम लोग देखेंगे कि लिक्विड नहीं बना, ये यहाँ पे जाके जम गया। ये देखिए यहाँ पे जम रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जमा होगा, यहाँ पे जम गया। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में आ गया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सीधा सॉलिड से गैस बन गया। ठीक है ना, यहाँ से सॉलिड से उड़ करके ही ना यहाँ गया होगा, कोई ले तो नहीं गया, तो इस बीच में वो गैस बन के यहाँ गया। फिर यहाँ पे सॉलिड ही हुआ लेकिन यहाँ से गैस बन के गया, बीच में लिक्विड का स्टेट नहीं आया। वही बता रहा है कि कुछ चीज़ ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट से सीधा लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ये तो यहाँ लिखा हुआ भी है, सब्लिमेशन दिया ही हुआ था तुम। आगे देखते हैं। नाउ a change state directly from solid to gas without changing is called sublimation, and direct change of gas into solid deposition। जब सॉलिड से गैस बन रहा है, ठीक है, जब सॉलिड से गैस बन रहा है तो उसको सब्लिमेशन बोलेंगे, और जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। बीच में कोई भी एक ट्रांजिशन स्टेट नहीं आना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट बोले तो मतलब ये होता है कि अगर सॉलिड से गैस बनना है तो लिक्विड नहीं आना चाहिए, और गैस से सॉलिड बनना है तो लिक्विड नहीं आना चाहिए, मतलब लिक्विड नहीं आना चाहिए। सॉलिड से गैस बनने वाले को सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस से सॉलिड बनने वाले को डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, याद कैसे रखेंगे, सॉलिड से गैस वाले को सब्लिमेशन बोलते हैं। एस से सॉलिड से गैस बन रहा है, सॉलिड पहले आ रहा है तो सब्लिमेशन कर लो, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सब्लिमेशन। और गैस टू सॉलिड, इसमें सॉलिड पीछे आ रहा है तो पीछे कौन सा बचा हुआ था, पीछे बचा हुआ है डिपोजिशन, क्योंकि सब्लिमेशन लोगों ने तो जगह दे दिया। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर चेंज होने पर क्या होता है, जब प्रेशर चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे। We have already learned that difference in various state of matter is due to the difference in distances between the constituent particles। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि कोई भी मैटर को हम लोग किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग कहते हैं कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में या तो डिस्टेंस कम होगा या डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो वो सॉलिड है, डिस्टेंस मॉडरेट है तो वो लिक्विड है, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो गैस है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas? अच्छा, एक कंडीशन ले लेते हैं कि अगर हम लोग एक कंटेनर में गैस ले लें और उसको पुश करें, अंदर धकेलें, तो क्या होगा। Will the particle come closer? क्या पार्टिकल बहुत क्लोज आ जाएंगे। Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या तुमको लगता है कि प्रेशर बढ़ाने से भी चेंज हो जाता है स्टेट। इसका आंसर है हाँ। आगे देखते हैं कैसे। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्राउट क्लोज टुगेदर। रीजन ही दे दिया यहाँ पे कि जब हम लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर दिया, उसका पार्टिकल जो है वो क्या हुआ, क्लोज आ गया, एक साथ क्लोज आ गया। ठीक है, क्लोज आ जाने से क्या होता है, हम लोग का पार्टिकल जो है वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। अब क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे के लिए भी
कि जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर गिराते हैं तो कोई गैस लिक्विड बन जाता है। आपको पता है एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि वो गैस लिक्विफाइड फॉर्म में है, यानी कि उसका टेम्परेचर उस कभी सिलेंडर को छू के दिखिएगा ठंडा होता है, ऐसा लगेगा अंदर में पानी है। क्यों? क्योंकि वो गैस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस करके उसमें डाला गया है और टेम्परेचर भी कम कर दिया गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है, वो गैस जो है वो लिक्विड बन चुका है और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर रिलैक्स करेंगे वो लिक्विड वापस से गैस बन जाएगा। आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग पढ़े हैं? ये क्या होता है? ड्राई आइस को बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ड्राई आइस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पूछेगा ड्राई आइस क्या होता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जब हम लोग प्रेस किए तो वो ड्राई आइस बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्राई आइस क्या है? ये पानी नहीं होगा, ये सीधा गैस बनेगा, उड़ेगा। ठीक है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। क्या हुआ कि उसको हम लोगों ने हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वही बात है कि जब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर था तो बिना लिक्विड स्टेट में आए वो सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, सूखा बर्फ। सूखा क्यों? क्योंकि पानी है ही नहीं, वो वाटर स्टेट में आता ही नहीं है। ठीक है, thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it be solid or liquid gas। यही बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर भी ये बता सकता है कि ये सॉलिड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा या गैसियस रहेगा। सॉलिड को जब फ्यूज हुआ तो लिक्विड बन गया, लिक्विड जब वेपराइज हुआ तो गैस बन गया। ठीक है, गैस जब डिपोजिट हुआ तो सॉलिड बन गया। ठीक है, सॉलिड जब सब्लिमेट हुआ तो गैस बन गया, गैस जब कंडेंस हुआ तो लिक्विड बन गया और लिक्विड जब सॉलिडिफाइड हुआ तो सॉलिड बन गया। इससे बस फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको बताना होगा कि वेपराइजेशन किसके किसके बीच में होता है, या डेफिनेशन लिखने आ सकता है। तो वेपराइजेशन क्या है? लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। क्या यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल। और 1 ATM यानी कि ये ATM ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन नहीं, 1 एटमॉस्फेयर कितने बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, द द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसको, ये चीज तो पता ही होना चाहिए। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ज्यादा कुछ खास था नहीं, आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चंस वगैरह जो हैं ये हम आपको PDF के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे या वीडियो बना करके एक छोटा सा डाल दिया करेंगे कि अब क्वेश्चन अपलोडेड हो चुके हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का ID हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए। ओके, सेकंड लास्ट है। बहुत okay। लाइट, अब यहाँ आ गया इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में पढ़ना है। इवापोरेशन किसको बोलते हैं? जब लिक्विड चेंज होता है गैस में तो उस फेनोमेनन को इवापोरेशन बोलते हैं। तो अभी आप कहिएगा कि सर हम लोग अभी वेपोराइजेशन पढ़ के आए। देखें जरा, वेपोराइजेशन ही देखें। ये से वेपोराइजेशन हुआ तो गैस बना। इसी वेपोराइजेशन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे जाते हैं। इवापोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम लोगों को हमेशा ही हीट देना पड़ता है या प्रेशर में कुछ चेंज लाने पड़ते हैं ताकि मैटर अपना स्टेट जो है वो चेंज कर ले? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं कि
सॉलिड जो है वो ऑटोमेटिकली लिक्विड बना, या लिक्विड जो है ऑटोमेटिकली वेपर बन गया बिना बॉयल किए हुए इस चीज को, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए। वाटर व्हेन लेफ्ट अंडर कवर स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट ड्राई क्लॉथ ड्राई अप, जो हम लोग को कपड़ा धोते हैं डेली वो तो सूख जाता है भाई, उसको तो हम लोग नहीं ना जा करके गैस चूल्हा पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं कि नहीं भैया, जब तक हम बॉईल नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं सूखेगा, और पानी सुखाना जरूरी है तो इसलिए पहले बॉईल कर देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करेंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग छत पे ही डाल देंगे तो वो सूख जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि वो सूख रहा है या सूख जाएगा? इसी फेनोमेनन को एवापोरेशन बोलते हैं। बिना बॉइलिंग पॉइंट अटेन किए वाटर जो है, यानी कि कोई भी लिक्विड जो है वो इवापोरेट हो जाता है, यानी कि वेपोराइज्ड हो जाता है, वेपर बन जाता है, लिक्विड गैसेस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, छत पे एक गिलास पानी गिर गया तो क्या आप वहाँ पे गैस चूल्हा लेकर के आएंगे कि इसको हीट करेंगे तब जा करके ये पानी वेपराइज होगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली वेपराइज हो जाता है। आगे देखते हैं। When we know that particles of matter are always moving and are never at rest, हम लोगों को ये चीज़ पता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया है। एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे कोई भी गैस लिक्विड हो, कोई भी गैस लिक्विड या सॉलिड, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, यानी कि उनके पास अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती ही होती है। वो मैटर क्यों ना स्टेट में हो, कंप्लीट क्यों ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, आपका टेबल एक जगह पे क्यों ना स्टेबल हो, लेकिन उसके पार्टिकल स्टेबल नहीं हो सकते हैं, वो आपस में थोड़ा सा पोजेस जरूर करेंगे, वो थोड़ा सा मूव जरूर करते हैं। ठीक है। In case liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy able to always break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। लिक्विड की बात करें तो जो ऊपर का जो लेयर होता है लिक्विड का, वो हमेशा ही सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, जिसके की वजह से वो इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के फॉर्म में। This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। इसी phenomena को क्या बोलते हैं हम लोग? evaporation बोलते हैं। जो बताया था ही आप लोगों को कि पानी अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए हुए, तो उसी चीज को इवापोरेशन बोलते हैं। अब क्या है कि फैक्टर्स जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट करता है, तो कुछ एक्टिविटी है। Let us understand with an activity. Activity 1.14. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. 5 ml पानी लेना है और उसको पंखे के नीचे रख देना है। उसी 5 टेक 5 ओपन चैनल इन विंडो, कीप इट नियर अ विंडो और ओपन फैन। एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, पहला वाला जो लेना है वो हम लोगों को टेस्ट ट्यूब में लेना है, और दूसरा वाला लेना है चाइना डिश यानी कटोरा में ले लो आप लोग। ठीक है। उसके बाद टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश, होगा ऊपर चाइना डिश, देखते हैं डिश कहाँ है। हाँ, डिश, चाइना डिश, एंड कीप इट इनसाइड कपबोर्ड और सेल्फ इन योर क्लास। उसके बाद क्लास में जो नीचे में बैग रखने के लिए जगह मिलती है ना, उसमें उसी तरह एक कप में पानी लो या चाइना डिश छोटे से प्लेट में पानी लो और उसको रख दो। रूम टेम्परेचर को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना, आता है टेम्परेचर रिकॉर्ड करने वाला थर्मोमीटर, तो उससे हम लोग रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपोरेशन प्रोसेस इन द एबव केसेस। हम लोगों को टाइम देखना है या दिन देखना है, कितने दिन में इवोपोरेशन कंप्लीट हो रहा है। रिपीट द एबव 3 एक्टिविटी ऑफ ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम लोगों को फिर यही एक्टिविटी को बरसात के दिनों में करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को फिर से रिकॉर्ड करना है। हम लोगों को क्या मिलेगा? क्या इवोपोरेशन के रेट में कुछ दिक्कत आएंगी या कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो उस चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेस विद। अब बताया है कि जो इवोपोरेशन का रेट है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वी नो दैट इवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना दैट if the surface area is increased the rate of evaporation increases। इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि इवापोरेशन जो है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी अगर घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। आगे देखें, ये सब चीज़ है इंपॉर्टेंट, इतना अब एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि ये चीज़, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये, और एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये 4 लाइन याद होनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलें, लास्ट है, हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग। इवापोरेशन जो है वो मतलब इवापोरेशन होने पर कोई भी सतह जो है वो ठंडा हो जाता है, तो ऐसा कैसे होता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग, the particles of a liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. The particle of a liquid absorb energy from the surrounding, जो लिक्विड का पार्टिकल होता है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, और द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन एंड रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन, और वो एनर्जी रिगेन कर लेता है जो कि इवापोरेशन के ड्यूरिंग मतलब इवापोरेशन के दौरान गुम जाता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, मतलब समझ में आया, कोई लिक्विड है वो इवापोरेट हो रहा है, तो इवापोरेट हो रहा है इसका मतलब ये है कि वह एनर्जी जो है वो लूज कर रहा है, कुछ टाइम बाद क्या होगा वो एनर्जी वापस ले लेगा, एनर्जी जैसे वापस हो लेगा तो वो क्या होगा, उस जगह वो जो सतह है वो ठंडा हो जाएगा। What happens when we pour some acetone, मतलब nail polish remover, on your palm? The particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. जब हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है ना, एसीटोन रहता है उसमें, उसको हाथ में डालेंगे तो हम लोग को ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और हम लोगों का पाम है वो ठंडा हो जाएगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लाइटिंग हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। हम लोग छत पे पानी डालते हैं गर्मियों के दिनों में, क्यों? क्योंकि जो पानी है वो ठंडा होता है और वो जैसे ही इवापोरेट करेगा वो एनर्जी चाहेगा, तो एनर्जी वो कहाँ से लेगा, हमारे रूफ से लेगा। Can you cite some more example from the daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? मतलब और एग्जाम्पल बोल रहा है। Why do we wear cotton cloths in summer? हम लोग कॉटन क्लॉथ ही समर में क्यों पहनते हैं? During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface to change into vapor. The heat energy equal the latent heat of vaporization absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water help in absorbing the easy evaporation. कुछ नहीं है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा पसीना आता है तो पसीना जो है वो बहेगा, मतलब कि इवापोरेट होगा, पसीना बहेगा तो इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा तो वो एनर्जी चाहेगा, और जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करते ही वो एनर्जी पहला बात तो गेन कहाँ से करेगा, हमारे सरफेस से करेगा, हमारे स्किन से करेगा, तो जैसे ही हमारे स्किन से वो एनर्जी गेन करेगा तो हमारा स्किन ठंडा हो जाएगा। और कॉटन जो होता है वो पानी का बहुत ही बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, तो वो क्या करेगा, उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे पसीना निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट आउटर ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास कॉन्टेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जो पेप्सी का बोतल होता है शीशा वाला या प्लास्टिक वाला, उसके बाहर में ना पानी जम जाता, पानी आ जाता है ड्रॉप करके, क्यों आता है? Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we see droplets on a water surface. The water vapor present in air on coming in contact with the cold gas of water loses energy and get converted into liquid, which we see as water droplet. होता है क्या है ना कि पेप्सी का बोतल है, उसके जैसे ही आसपास में जो वाटर वेपर होंगे, जो हम लोगों को दिखते नहीं, एक्चुअली पार्टिकल में टूट जाते हैं, आसपास में होंगे, वो उसके कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आते ही एनर्जी लूज कर देंगे। ठीक है, एनर्जी लूज क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कंडेंस होना होगा कुछ वक्त, जैसे ही एनर्जी लूज करेंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होते ही वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हम लोगों को दिखने लगेंगे। फाइनली ये चैप्टर जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो गया है, बट अभी देख लें, या ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा चीज़ बाकी है प्लाज्मा के बारे में, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला है,
बट मे भी स्कूल एग्जाम में आ जाए, बोर्ड्स मतलब फाइनल एग्जाम में तो आना नहीं चाहिए। क्वेश्चंस को लेके मैं टेलीग्राम पे इसके आंसर्स डाल दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक नया स्टेट, दो नया स्टेट पाया गया है। एक स्टेट होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर excited particles. These particles are in a form of ionized gas. The fluorescent tube and neon sign bulb consist of plasma. Inside neon sign bulb there is neon gas. Inside a fluorescent tube there is helium gas or some other gas. This gas ionized that it gets charged when electrical energy flows through it. This charging up create a plasma growing inside the tube or bulb. The plasma glows with a special color depending on the nature of gas. The sun and stars glow because of the presence of plasma in them. The plasma is created in stars because of very high temperature. प्लाज्मा क्या है? बहुत सारा ना दुकान वगैरह के बाहर हम लोग देखते हैं चमकता हुआ ग्रीन कलर में या किसी में रेड कलर में चमकता हुआ बोर्ड लगता है। जैसे कि कोई भी नाम लिखना है तो अपना नाम वो लोग लगाते हैं, जिसमें कि साइन करता है, बहुत साइन करता है, जैसे ग्लिटर साइन करते हैं वैसा साइन करता है। तो आखिर वो है क्या? उसमें या तो नियॉन बल्ब होता है, नियॉन साइन बल्ब होता है, या हीलियम गैस होता है। वो जो ट्यूब होता है, प्लास्टिक का ट्यूब होता है, उसके अंदर नियॉन साइन बल्ब होता है या हीलियम गैस होता है, सॉरी फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, ठीक है ना। इसके अंदर नियॉन हीलियम गैस मिलेगा या कोई अदर नॉबल गैस मिलते हैं, ठीक है। नॉबल गैस कौन सा होता है? हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, रेडॉन होता है, जेनॉन होता है, यही सब मिलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे ये लोग चार्ज हो जाते हैं और एक स्टेट फॉर्म करते हैं प्लाज्मा। और वो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा साइन करता है, बहुत ही ज़्यादा साइन करता है। उसके बाद दूसरा लास्ट स्टेट है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। एस एन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों के वजह से ही यही आया है। 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन ऑन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। 1920 जो मूवी है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उस ईयर की बात हो रही है कि जो इंडियन फिजिसिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने क्या किया कि एक कैलकुलेशन बनाया जिसमें कि उन्होंने पांचवें स्टेट मैटर के पांचवें स्टेट के बारे में बताया। बिल्डिंग ऑन इट कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। जब इन्होंने अपना कैलकुलेशन बनाया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने मतलब जो स्टेट था, मतलब जो कैलकुलेशन था उसके ऊपर बताया कि एक नया स्टेट होना चाहिए, और उस स्टेट का नाम जो दिया उन्होंने बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट और बीईसी। 2001 में एरिक ए कॉर्नल, कोई साइंटिस्ट का नाम है, वॉल्फंग कर्टल एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। उन्होंने कुछ इसमें बोस आइंस्टाइन जो मतलब ये स्टेट ऑफ मैटर होता है उसके कंडेंसेशन के प्रोसेस में इनको नोबेल प्राइज मिला। द बीईसी फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। ये कैसे बनता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आखिर बनता कैसे है? जब हम लोग किसी भी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी और 100,000 डेंसिटी, मतलब बहुत ही कम डेंसिटी होगा और बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसको कूल करेंगे तो क्या होगा? वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का फॉर्म ले लेगा। उसके बाद आगे कुछ खास नहीं है और ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके इंटरनल क्वेश्चन और एक्सटर्नल क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं और भी